Hello and welcome to History Through Question. Today's topic is Doctrine of Lapse. It's an annexation instrument that was introduced by the Lord Dalhousie. In this lecture, we will try to understand what are the factors responsible for the emergence of this doctrine of the lapse. At the same time, what are the states which was annexed with the help of this doctrine of lapse. At the same time, the other states as well that was annexed by the Lord Dalhousie. So let's start. So during the time of the Lord Dalhousie, various smalls along with the big kingdoms, okay, it were added to the British टेरिटरी. वो ब्रिटिश टेरिटरी में ऐड हुए थे और उनको एक्सपेंशन हुआ था ब्रिटिश टेरिटरी का बाय एडिंग various numbers of smalls and the big kingdoms. Okay, so by the doctrine of lapse, that is the Dalhousie compelled many ruling dynasties to perish in the oblivion. So ये जो doctrine of lapse है, it was used by the Dalhousie as a weapon of intelligence, as a weapon of intelligence अगेंस्ट दी वीकर प्रिंसेस, जो वीकर प्रिंसेस के ऊपर यूज किया था ऑफ द इंडिया जो हु लिव्ड अंडर द ब्रिटिश सुप्रीमेसी, जो ब्रिटिश सुप्रीमेसी के अंडर में रह रहे थे. ओके, नाउ लुक, सम ऑफ द इंडियन प्रिंसेस जो थे वो लॉयल थे. लॉयल टू होम? लॉयल टू ब्रिटिश. और वो गुड थे, ठीक है, वो अपनी सारी पॉलिसीज एज पर दी ब्रिटिश इंडिया के थ्रू गाइड करते थे. एट द सेम टाइम काइंड थे टूवर्ड्स देयर पीपल. ऑन द अदर हैंड सम जो प्रिंसेस थे दे वर केयरलेस थे, जो कि नेग्लेक्ट करते थे अपनी ड्यूटीज, ठीक है, और उन्होंने वो लग्जरी काफ़ी वो करते थे, यूज़ करते थे. मीन्स ऑफिस लग्जरी में हमेशा रहते थे, उन्हें परवाह नहीं रहती थी जो उनके सिटीजन्स हैं, जो उनके सब्जेक्ट्स हैं वो कैसे रह रहे हैं कैसे नहीं. सो जो लॉर्ड डलहौजी थे दे कुड नॉट टॉलरेट द एग्जिस्टेंस ऑफ दीज नेटिव रूलर्स विद इन द बाउंड्रीज ऑफ ब्रिटिश एम्पायर. सो फिर उन्होंने वर्किंग स्टार्ट करी कि ऑन द प्रोसेस ऑफ एनेक्सिंग दोज टेरिटरीज जिनमें जो प्रिंसेस हैं वो इस तरीके की नेग्लेक्टिंग करते हैं, जो अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म नहीं करते हैं, अपने सारे फंक्शंस अच्छे से परफॉर्म नहीं कर सकते हैं. इन दिस वे ही इंट्रोड्यूस द फेमस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स. ओके, सो ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ये पॉलिसी है ऑफ द डलहौजी की. सो जो दादन गवर्नर जनरल जो थे, जो गवर्नर जनरल थे, टू एनेक्स्ड the independent Indian states in 1848. Indian independent states in the year 1848 AD. अच्छा, ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है, ये जो डॉक्ट्रिन है, दिस डॉक्ट्रिन वाज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट इन केस अगर कोई रूलर ऑफ डिपेंडेंट स्टेट का डाइड चाइल्डलेस, अगर वो अपने उसका कोई लीगल हैंड नहीं है, कोई भी उसका एक मेल सन नहीं है, देन द राइट ऑफ द रूलिंग ओवर द स्टेट रिवर्टेड और लैप्स टू द सॉवरेन. तो जो राइट टू रूलिंग है वो क्या हो जाएगा इस केस में? रिवर्ट हो जाएगा और लैप्स हो जाएगा टू द सॉवरेन, दैट इज द ब्रिटिश इंडिया. नाउ ये जो पोजीशन है ये हाउएवर वाज कॉम्प्लिकेटेड बाय द एडॉप्शन. ये प्रॉब्लम फॉर द सॉरी ये जो प्रोसेस है और ये जो पोजीशन है कॉम्प्लिकेट हुआ बाय द एडॉप्शन, बिकॉज जो हिंदूज हैं, जो हिंदूज अलॉन्ग विद द इंक्लूडिंग द हिंदू रूलर्स, वो ग्रेट इंपॉर्टेंस देते हैं टू द परफॉर्मेंस ऑफ द फ्यूनरल राइट्स. ठीक है, फ्यूनरल राइट्स बाय देयर sons, and if they died without a male issue then he resorted to the adoption. तो नो adoption, लेकिन जो लास्ट फ्यूनरल राइट्स होगी वो एक मेल सन ही मीन्स वो परफॉर्म करेगा. सो जो अडॉप्टेड सन था, ऑल्दो इट वॉज अलाउड, ये जो अडॉप्टेड सन है ऑल्दो इट वॉज अलाउड टू इनहेरिट, वो इनहेरिट प्राइवेट प्रॉपर्टी तो कर सकता है, बट जो पॉलिटिकल राइट्स हैं, जो पॉलिटिकल राइट्स हैं ऑफ रूलिंग ए स्टेट वॉज ओवर
वो डिफरेंट थे इन कंपेरिजन टू द प्राइवेट प्रॉपर्टी, बिकॉज ये दिस इन्वॉल्व द वेलफेयर ऑफ मिलियंस. अगर पॉलिटिकल राइट्स की हम बात करें तो दिस इन्वॉल्व द वेलफेयर ऑफ द मिलियंस ऑफ द पीपल. अच्छा, हम थोड़ा सा एक बैकग्राउंड देख लेते हैं. बिफोर 1818 AD जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, दे वर नॉट रियली सॉवरन, वो सॉवरन नहीं थी ओवर इंडिया, और यही रीजन था वो इंटरफेयर नहीं करती थी इन द मैटर ऑफ सेसेशन ऑफ द अदर इंडियन स्टेट्स. सो ईस्ट इंडिया कंपनी नॉट सॉवरन और नो इंटरफेरेंस, ठीक है, इन दी मैटर्स ऑफ सेसेशन ऑफ द अदर इंडियन स्टेट्स. नाउ ये जो कंपनी थी वो उन्होंने एग्रीड किया था टू द एडॉप्शन इन स्टेट्स डिपेंडेंट अपॉन इटसेल्फ एज अ मैटर ऑफ कोर्स बिटवीन 1818 से 1834 AD तक. नाउ इन 1834 AD में क्या हुआ, हाउएवर द कंपनी केम टू अ रेजोल्यूशन दैट जो एडॉप्शन है वो परमिसिबल है एज अ मैटर ऑफ ग्रेस. 1834 में कंपनी ने क्या कहा कि एक रेजोल्यूशन उन्होंने पास किया. एज पर दिस रेजोल्यूशन जो एडॉप्शन है ये परमिसिबल है एज अ मैटर ऑफ ग्रेस एंड इट वॉज नॉट अ राइट, एंड द प्रीवियस परमिशन लेनी होगी ऑफ द कंपनी वॉज रिक्वायर्ड फॉर दिस, और उसके लिए आपको प्रीवियस परमिशन लेनी होगी, वॉज रिक्वायर्ड फॉर दिस. नाउ हम देख लेते हैं 1848 AD में क्या हुआ. नाउ द कंपनी हैड रिजॉल्व दैट, कंपनी रिजॉल्व दैट जो एडॉप्शन है वॉज नॉट टू बी ग्रांटेड, एडॉप्शन वॉज नॉट टू बी ग्रांटेड एज अ रूल, बिकॉज ऑल जो अपॉर्चुनिटीज हैं फॉर द एक्सटेंशन ऑफ द ब्रिटिश टेरिटरी वर टू बी वेलकम्ड. उनका मेन मोटिव क्या था कि एक्सटेंशन करना ब्रिटिश टेरिटरी को, अगर लेकिन वो वैसे करते हैं दैट इज वो एडॉप्शन मान लेते हैं तो इस तरीके से उनको ज़्यादा टेरिटरीज का एक्सपेंशन नहीं कर पाएंगे. तो उनको ये मीन्स इसलिए उन्होंने ये रिजॉल्व किया कि एडॉप्शन है इट वॉज नॉट टू बी ग्रांटेड एज ए रूल, बिकॉज जो सारी अपॉर्चुनिटीज हैं उनको एक्सप्लोर करना है फॉर द एक्सटेंशन ऑफ द ब्रिटिश टेरिटरी. Okay, now by applying this doctrine of lapse, जो लॉर्ड डलहौजी थे, he annexed various states starting from the सतारा. अभी क्रोनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली पूछ लिया जाता है विच स्टेट annexed फर्स्ट एंड विच स्टेट annexed लेटर, और क्रोनोलॉजिकली अरेंज करने में. फर्स्ट इज दी सतारा, सेकेंड इज दी जयपुर, थर्ड इज दी संभलपुर 1849, पघार 1850 AD, देन उदयपुर 1852, देन झांसी 1853 AD, नागपुर 1854. ओके, नाउ एनेक्सेशंस ऑफ करौली, उन्होंने एनेक्सेशन ऑफ करौली भी किया था विद द हेल्प ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, बट ये डिसअलाउ कर दिया था बाय द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने. नाउ दिस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एज ए पॉलिटिकल वेपन यूज किया था डलहौजी ने. ये काफी पावरफुल था. ओके, काफी ज्यादा स्टेट्स उन्होंने एनेक्स किए थे विद द हेल्प ऑफ दिस टूल. एट द सेम टाइम इट टच्ड वेरियस सोशियो रिलीजियस इश्यूज जो कि बहुत ही डीपर सिग्निफिकेंस थे. सोशल रिलीजियस इश्यूज दैट वाज ऑफ डीपर सिग्निफिकेंस. एट द सेम टाइम इट ऑल्सो अलार्म्ड एवरी इंडियन चीफ. ठीक है, तो अब क्या हुआ, जो कोई भी ऐसा रूलर नहीं था जो सिक्योर्ड फील कर रहा हो अपने आप में, जो उनकी थ्रोन है वो लास्ट लॉन्ग रहेगी. ओके, सो आउट ऑफ ए फीलिंग ऑफ डिसकंटेंट देयर स्पार्क्ड ऑफ ए डेंजरस सिचुएशंस विद इन द इमीडिएट फ्यूचर. वो सब सोच रहे थे, जो भी चीफ थे, कि
किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट से हमारी भी जो टेरिटरीज हैं वो ऐसी ही ले ली जाएंगी। इस तरीके से वो अपना डिसकंटेंट शो कर रहे थे। दस ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है वॉज अ वेपन ऑफ द डलहाउसी एनेक्शनिस्ट मेथड। सो इस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स is in Dalhousie's annexionist method. At the same time जो states इसके अंडर में आ गए, that is doctrine of lapse, जो कंडीशन थी, at the same times he had another method, namely annexation of territories on the miscellaneous charges. तो not only this doctrine of lapse, उन्होंने एक और अदर मेथड भी यूज किया था, दैट इज द एनेक्सेशन ऑफ टेरिटरीज ऑन द बेसिस ऑफ मिसलेनियस चार्जेस। ठीक है, सो फर्स्ट वी टॉक अबाउट द निजाम ऑफ हैदराबाद। सो इवन दो वो फ्रेंड थे ऑफ द इंग्लिश एंड मेंटेन द इंग्लिश आर्मी, वो फ्रेंड थे निजाम ऑफ हैदराबाद और वो इंग्लिश की आर्मी को भी मेंटेन रखते थे अपनी टेरिटरी के अंदर, फ्रॉम द डेज ऑफ जब से उन्होंने सब्सिडरी अलायंस साइन किया था, सब्सिडरी अलायंस किया था। ओके, सो एट द सेम टाइम ही कुड नॉट मेक फुल पेमेंट टुवर्ड द कॉस्ट ऑफ द आर्मी। जो आर्मी थी, जो सॉवरेन ट्रूप्स थे, वो फुल पेमेंट नहीं कर पा रहे थे जितना भी उनका ड्यू होता था। सो डलहौजी हैड टू कंसिडर एन एनेक्स बेरार ऑन अकाउंट ऑफ दैट डिफॉल्ट। तो उन्होंने इस बेसिस पे कि आप अपना फुल पेमेंट नहीं कर पा रहे हो, फुल पेमेंट ऑफ किसका, फुल पेमेंट ऑफ आर्मी का, तो उस बेसिस पे उन्होंने एनेक्स किया था बेरार ऑन अकाउंट ऑफ द डिफॉल्ट, कि आप उनका पेमेंट नहीं कर पा रहे हो। सेकेंड वन इज नवाब ऑफ अवध, ऑफ औध। ओके, सो वो क्या थे, ये भी फेथफुल अलाइज थे ऑफ द इंग्लिश। ऑल्दो डलहौजी जो थे वो डिटरमाइंड टू एनेक्स द अवध ऑन द वॉट एवर ग्राउंड, वो उसको एनेक्स करना चाहते थे, इट डजेंट मैटर क्या भी, कोई सा भी ग्राउंड होना चाहिए। एट लास्ट टुवर्ड द क्लोज ऑफ हिज रूल ही ब्रॉट सीरियस चार्जेस अगेंस्ट द रूलिंग नवाब, दैट इज द वाजिद अली, दैट इनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है हैड बिकेम अ कंप्लीट मिसरूल, कंप्लीट misrule of its administration. ओके, सो इसके बेसिस पे क्या किया, नवाब को क्या किया, नवाब वॉज फोर्स टू वेकेट हिज थ्रोन, उनको फोर्स किया गया कि आप अपनी थ्रोन छोड़ दो। एट द सो ड्यू टू विच डलहौजी एनेक्स द औध ऑन द February of 1856। ये जो एनेक्सेशन ऑफ औध था, इट वॉज एन क्रिटिकल एग्जाम्पल ऑफ इट्स रेकलेस imperialism, reckless imperialisms. Okay, now let's see another. So after the second Sikh war, second Sikh war कब हुआ था, second Sikh war in the year 1848. So Dalhousie ने क्या किया था, Dalhousie declared by proclamation the annexation of Punjab to the British Empire. Okay, उन्होंने एनेक्सेशन किया था, बाय द प्रोक्लेमेशन किया था कि एनेक्सेशन ऑफ पंजाब टू द ब्रिटिश एम्पायर। सो एज ए रिजल्ट ही डिस्पोज द राजा दिलीप सिंह, उस टाइम के राजा दिलीप सिंह थे, उनको इंग्लैंड भेज दिया गया एज एन एक्साइल। ठीक है, सो आफ्टर कंप्लीटिंग हिज वर्क ऑफ एक्सपेंशन इन द नॉर्थ वेस्ट, डलहौजी उन्होंने अपना अटेंशन कर दिया टू द फार ईस्टर्न फ्रंटियर्स ऑफ दिस एम्पायर। ठीक है, सो ओके, अब हम देखेंगे बर्मा की सिचुएशन, बर्मा की मीन्स एक स्टोरी। ओके, सो सम ईयर्स बिफोर जो इंग्लिश ने फॉट किया था बैटल विद द बर्मा, जिसको हम कहते हैं फर्स्ट बर्मीज वॉर। सिंस देन जो इंग्लिश ट्रेडर्स थे वह ग्रांटेड मैनी ट्रेड फैसिलिटीज, और इसी के बेसिस पे जो इंग्लिश ट्रेडर्स थे उनको काफ़ी ट्रेड फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई थी बाय द बर्मीज और इन बर्मा। अच्छा, फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ किंग ऑफ जो वर्मा थे वो ट्रीट नहीं करते थे इंग्लिश को वेल, मीन्स ऑब्वियसली वो प्रेफरेंस देते थे लोकल्स को, बट जो इंग्लिश थे उनको प्रेफरेंस नहीं देते थे। ही कंसिडर्ड
देम टू बी द एनिमीज, जो दैट इज द जो किंग ऑफ बर्मा थे वो सिंपली ट्रस्ट नहीं करते थे ऑन द इंग्लिश, ठीक है, और वो उनको अपना एनिमी समझते थे. सो जो पीपल ऑफ बर्मा थे ऑल्सो लुक डाउन अपॉन विद दैम बाई द कंटेम्प्ट, जो इंग्लिश थे. ओके, सो बाई द टाइम जब डलहौजी आए दे रीच्ड इंडिया, द एंग्लो बर्मीज रिलेशंस वाज ऑलरेडी इन द ब्रेकिंग पॉइंट, काफ़ी बहुत ही बैड कंडीशन में थे. एट लास्ट क्या किया था, जो ब्रिटिश मर्चेंट्स थे ऑफ द रंगून सेंड अ पिटीशन, दैट इज जो बर्मा में थे जो ब्रिटिश मर्चेंट्स थे उन्होंने एक पिटीशन भेजा टू द गवर्नर जनरल दैट दे वर बीइंग ऑप्रेस्ड बाय द बर्मीज. ठीक है, सो यहाँ से उन्होंने जो ब्रिटिश मर्चेंट्स थे उन्होंने पिटीशन भेजा टू दी गवर्नर जनरल कि हमें बहुत ही ज़्यादा ऑप्रेस किया जा रहा है बाय द बर्मीज. सो डलहौजी ने क्या किया, दे टुक अप द इशू इमीडिएटली एंड सेंड कमांडर लैम्बर्ट विद 3 बैटलशिप. उन्होंने 3 बैटलशिप के साथ उनको भेज दिया कि जाओ आप बर्मा में टू डिमांड एक्सप्लेनेशन और कंपनसेशन फ्रॉम द किंग. इस चीज़ का पहले तो एक्सप्लेनेशन मांगो, व्हाट आर द क्यों आपने किया है इसको ऐसा, एट द सेम टाइम्स उसके बाद उनको कंपनसेशन मांगो जो उन्होंने ऑप्रेस कर रहे हैं इंग्लिश को. ठीक है, सो जो किंग पैगन थे ठीक है वो वॉर नहीं चाहते थे एंड देयरफॉर एक्सेप्टेड सम ऑफ द डिमांड्स. ठीक है, वो चाहते थे कि वॉर ना हो ब्रिटिश से. ठीक है, उसमें दोनों का ही घाटा है. एट द सेम टाइम उन्होंने इसीलिए एक्सेप्ट कर ली थी सम ऑफ द डिमांड्स दैट वाज मेड बाय द ब्रिटिश. ओके, और बेसिकली द कमांडर लैम्बर्ट. बट जो लैम्बर्ट थे वो सेटिस्फाई नहीं थे एंड ऑर्डर फॉर द ब्लॉकेट ऑफ द पोर्ट ऑफ द रंगून. अब लैम्बर्ट भाई साहब ने क्या किया, उन्होंने ऑर्डर कर दिया कि आप जो रंगून का जो बिजी पोर्ट है जहाँ से मोस्ट ऑफ द ट्रेड कैरी फॉरवर्ड होता है और वहाँ से होता है, आप उसको रंगून का जो पोर्ट है आप उसको क्या कर लो, ब्लॉक कर लो. वहाँ से ना कुछ ट्रेड जाएगा और ना कहीं से वो आएगा. वहाँ से आप कहीं से ना ही ले सकते हो ना ही उसको कहीं से बेच सकते हो. नाउ अब इसको क्या किया, अब जो एंग्री बर्मीज थे ओपन फायर. अब उन्होंने इसके मीन्स उसको मीन्स अपने सॉवरन की तरह देखा कि बेसिकली ये हमारे टेरिटरी में घुस रहे हैं और बेसिकली उन्होंने एक ओपन फायर कर दिया और वॉर डिक्लेयर कर दिया. दैट इज द बर्मीज इन रिटर्न उन्होंने ओपन फायर स्टार्ट कर दिया. सो इस मीन्स दस बिगेन दी सेकेंड एंग्लो बर्मीज वॉर. और इसका जो टाइम पीरियड है इट्स हैपेंड इन अप्रैल इन द ईयर 1852. सो एज ए रिजल्ट जो ब्रिटिश आर्मी कैप्चर्ड उसमें बर्मीज जो थी वो आर्मी हार गई. सो और ब्रिटिश आर्मी ने कैप्चर कर दिया प्रोंग एंड पेगू. एट द सेम टाइम्स जो मोस्ट ऑफ द फर्टाइल लैंड थी अलॉन्ग विद द प्रॉस्परस एरिया जो था इस वॉर के अंडर में वो बर्मा से ब्रिटिश इंडिया के हैंड में चला गया. मीन्स उन्होंने उसको कैप्चर कर लिया, फेल इनटू द ब्रिटिश हैंड. नाउ इन दिसंबर 1852 डलहौजी ने डिक्लेयर कर दिया कि प्रोक्लेमेशन दैट द एनेक्सेशन ऑफ पेगू, और जो पेगू है इसको हम लोअर बर्मा भी कहते हैं, लोअर बर्मा एरिया. ठीक है, सो और जो एंटायर ईस्टर्न कोस्ट था ऑफ द बे ऑफ द बंगाल दैट डायरेक्टली केम अंडर द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन. दैट इज द ईस्टर्न कोस्ट क्या हो जाएगा, बे ऑफ बंगाल का. ये बे ऑफ बंगाल है, ये हो गया आपका वेस्ट, ये ईस्टर्न पोर्शन जो जितना भी है उसका दे जो बे ऑफ बंगाल का है दे वर कम अंडर द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन. नाउ ये जो बर्मीज वॉर था ऑफ द डलहौजी ये क्लियरिंग एग्जाम्पल है ऑफ इस नेट इंपीरियलिज्म. नेट इंपीरियलिज्म मीन्स उन्हें कहीं से भी कुछ ना कुछ मिलना चाहिए जिसके बेसिस पे वो एनेक्स कर पाए, ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरी को एक्सपेंड कर पाए. और ये उनको बर्मीज में कहाँ से मिला था, उन्होंने जो ब्लॉकेट किया था और जो उनका मीन्स जो मर्चेंट्स को प्रॉपर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं कर पा रही जा रही थी और इक्वलिटी नहीं दी जा रही थी इन कंपेरिजन टू द लोकल ट्रेडर्स एंड द मर्चेंट्स. ओके,
Now, the posterity described of the Dalhousie as one of the greatest imperialists ever sent to India by the England. Yet as it is statement आ सकती है कि डलहाउसी मीन्स ये नहीं आएगा कि कौन सा है गवर्नर जनरल, और बेसिकली उसमें देते जाएगा कि ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंपीरियलिस्ट एवर सेंट टू इंडिया बाय द इंग्लैंड. तो इसका आंसर होगा डलहाउसी. नाउ अगर हम देखें फ्रॉम क्लाइव टू डलहाउसी, जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन था either directly or indirectly हमेशा they always remain busy for the extension and consolidation of the British Empire. ठीक है. सो जो डलहाउसी थे, इस तरीके से जो डलहाउसी थे उन्होंने कंप्लीट किया था टास्क, दैट इज जिसकी बिगनिंग हुई थी, जिसकी बिगनिंग कैन बी ट्रेस्ड विद द बैटल ऑफ प्लासी. उन्होंने ये टास्क कंप्लीट किया था एक्सटेंशन और कंसोलिडेशन से. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स. एट द सेम टाइम अदर annexations मेड बाय द Lord Dalhousie. This is all about the doctrine of lapse. I hope you like this video. Please do like, share and subscribe, and thank you very much for watching this. Have a good day.